सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा जो महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश के हास्य कलाकार, कॉमेडी किंग दादा कोंडके जी से जुड़ा हुआ है। दादा कोंडके अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे महाराष्ट्र खास तौर पे, और मराठी फिल्मों में जितना बड़ा नाम दादा कोंडके ने अपनी डाउन टू अर्थ कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी जिसको बोलते थे, उसको लेके जितनी फिल्में बनाई वो भले कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन सब की सब बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट होती थी। और एक बड़े मामूली घर से उठ के भोईवाड़ा इलाका है मुंबई में, नायगांव भोईवाड़ा, वहाँ पे एक पुलिस हेडक्वार्टर भी है, आर्म्ड पुलिस का, उसको नायगांव पुलिस हेडक्वार्टर कहते हैं। भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन भी है, बहुत फेमस पुलिस स्टेशन है। और वहीं एक बहुत बड़ा लॉकअप भी है जिस किस्म का जैकब सर्कल में है, बटुंगा पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे आसपास के 3-4 पुलिस स्टेशन के वो लोगों को रखा जाता है जिनको 10 दिन का 15 दिन का पुलिस रिमांड मिला होता है। तो काफ़ी पूरे बहुत पुलिस वालों के घर भी हैं वहाँ पे। एडिशनल सीपी, आजकल तो आईजी रैंक की पोस्ट हो गई, जो आर्म्ड पुलिस के इंचार्ज होते हैं, उनका ऑफिस भी वहीं पे है। और काफ़ी चहल पहल वाला और पुलिस वालों से भरा हुआ इलाका। और उस इलाके में भी दादागिरी होती थी। इस बात की जो पुष्टि है वो दादा कोंडके ने अपनी किताब में की। उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी। क्यों लिखी, क्या कारण था, वो आने वाले अगले हिस्से में हमारे सहयोगी मुंबई से संदेश आपको बताएंगे। उस किताब में उन्होंने एक शख्स का जिक्र किया, दादा टेरर। ये दादा टेरर शायद उन्होंने नाम क्रिएट किया होगा, वो असली नाम उस शख्स का नहीं बताना चाहते थे जो नायगांव जैसे भोईवाड़ा जैसे इलाके में दादागिरी करता था। और उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ, कैसे लोगों को डराता था, धमकाता था और अपने नाम का टेरर क्रिएट करता था। ये बातें आपको संदेश बताएंगे, मैं तो खाली भूमिका बता रहा हूँ। और दोस्तों, समय था जब बड़े जो एक्टर होते थे या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, भले प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, फाइनेंसर हों या कलाकार हों, म्यूजिक डायरेक्टर हों, सिंगर हों, ये अपने आप में बहुत बड़े सेलिब्रिटी गिने जाते थे, आज भी गिने जाते हैं। और इनके रिलेशंस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, सिनेमा मालिकों के साथ, और उसके बाद पॉलिटिशियन के साथ, सरकार के साथ भी इनको रिश्ते रखने पड़ते थे, क्योंकि कई बार अपनी फिल्मों का टैक्स माफ़ करवाना होता था, शूटिंग करने के लिए परमिशन चाहिए होती थी, या कहीं बंदोबस्त चाहिए पुलिस का, तो पुलिस वालों से भी बना के रखते थे। तो ले दे के हर फील्ड के लोगों से, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का वास्ता रहता था और इनकी अच्छी खासी दोस्तियां भी हो जाती थी। मैंने देखा है करीम लाला के टाइम पे कोई ही ऐसा हिंदी फिल्म का स्टार होगा जो करीम लाला के घर पे या किसी फंक्शन पे नहीं जाता होगा। बहुत सारी तस्वीरें मैंने उनके एल्बम में देखी हुई। वो भले दिलीप कुमार हो, या सुनील दत्त हो, या फिरोज़ खान हो, संजय खान हो, अमजद खान हो, कादिर खान हो, अमिताभ बच्चन हो, शशि कपूर हो, बहुत से लोग, कोई शत्रुघ्न सिन्हा की फ़ोटो भी देखी मैंने। तो ऐसे लोग जो अपना एक मुकाम बना चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो पहले बना चुके थे, उनकी रिश्ते जो किसी हद तक दोस्ती का रिश्ता भी कह सकते हो, वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से रहा है। और हाजी मस्तान तो एक स्मगलर था, खून खराबे से बहुत दूर रहता था। उसके साथ दादा कोंडके के रिश्ते कैसे बने, कैसे उससे मुलाकात हुई और कैसे खूबसूरत किस्सा हुआ सोने के बिस्कुटों को लेकर, ये पूरी कहानी आप सुनिए संदेश से। अब चलते हैं मुंबई में हमारे सहयोगी
संदेश के पास। अच्छा ये बताइए, वो जो दादा कोडके वाला प्रोजेक्ट था वो हो गया कंप्लीट? जी जी हाँ चलो उसी की बात आज करते हैं। जी जी। हाँ जी। बात दरअसल ये है सर कि दादा कोंडके ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी ना, हाँ जी। तो ईयर 69 में उनका एक मराठी नाटक आया था जिसका नाम था विच्छा माझी पुरी करा। ओके। वो नाटक काफी पॉपुलर हुआ था, सुपरहिट हुआ था, तो 2 साल वो नाटक चला और 2 साल के बाद उसी नाटक के आधार पे उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सोंगाड़े। ओके, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, जरा हमारे दर्शकों को समझा दो। सोंगाड़े का मतलब जिसे आप बहरूपिया कहते हो ना, ओके। हाँ, तो उसको मराठी में सोंगाड़े बोलते हैं। ओके ओके ठीक है। हाँ, तो ये फिल्म आई थी उनकी 71 में। ओके। तो उसमें प्रॉब्लम ये हुई थी, जिस वक्त ये फिल्म रिलीज होनी थी ना, उसी वक्त देवानंद साहब की भी फिल्म आई थी जिसका नाम था तेरे मेरे सपने। हाँ जी। तो दादर में एक थिएटर है, कोहिनूर थिएटर। हाँ। तो वहाँ थिएटर का जो मालिक था उसने दादा कोंडके की फिल्म अपने थिएटर में लगाने से मना कर दिया था। ओके। वो देवानंद की फिल्म लगाना चाहता था। ओके। हाँ, देवानंद साहब उस समय काफी पॉपुलर थे ना, हाँ हाँ। इसलिए तो इस वजह से दादा कोंडके साहब बाला साहब ठाकरे के पास गए थे मदद मांगने के लिए। ओके। तो शिवसेना ने उसमें इंटरफेयर करके वो मराठी मूवी को वो थिएटर मिला के दे दिया। ओके। तो फिल्म वहां चल पड़ी और फिल्म काफी सुपर हिट हुई थी। हाँ। हाँ, तो उसकी सिल्वर जुबली हो गई फिल्म की। ओके। तो उसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए जो प्रोग्राम रखा गया था ना, हाँ। उसमें हमारे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन आए थे, वसंत दादा पाटिल। ओके। वो दादा कोंडके के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। हाँ वो तो कांग्रेस के लीडर थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। हाँ। जी हाँ, तो ये 71 एंड की बात है। वो वसंत दादा पाटिल उस प्रोग्राम में आए थे सिल्वर जुबली के। ओके। तो वसंत दादा पाटिल ना वहां पे अपने साथ हाजी मस्तान को भी लेकर आए थे। ओके। हाँ, तो उस जगह पे वसंत दादा पाटिल ने हाजी मस्तान की और दादा कोंडके की एक दूसरे से पहचान करा दी। ओके। तो उस समय से दादा कोंडके और हाजी मस्तान एक दूसरे के दोस्त बन गए, पहचानने लगे एक दूसरे को। हाँ। फिर 72 के स्टार्ट में क्या हुआ ना सर, ये दादा कोंडके का ऑफिस था ताड़देव के एक बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में। ओके। हाँ, और उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम था सदिच्छा चित्र। ओके। हाँ, और उसी टाइम पे हाजी मस्तान ने भी शायद अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी थी फिल्मों की जिसका नाम था शकील पिक्चर्स। ओके। तो दादा कोंडके का ऑफिस जिस फ्लोर पे था, हाँ। उसी के नीचे वाले फ्लोर पे हाजी मस्तान का भी ऑफिस था। ओके। तो कई बार उन दोनों की मुलाकातें होती थी, एक दूसरे के ऑफिस में उठना बैठना उनका होता था। हाँ हाँ। तो दादा कोंडके को कई लोगों ने वार्निंग दिया था कि हाजी मस्तान एक स्मगलर है, अंडरवर्ल्ड का फिगर है, आप इसके साथ कोई ताल्लुक मत रखना। ओके। तो दादा कोंडके का ये कहना होता था कि वो स्मगलर अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी सिर्फ उससे दोस्ती है, उसके बिजनेस में मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। अच्छा, इसी दौरान थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, एक लड़का अचानक से दादा कोंडके के ऑफिस में आया दोपहर के वक्त, और दादा कोंडके उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थे। हाँ। वो लड़का जो था ना, वो जैकेट लेके आया था। वो जैकेट स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें सोने के बिस्कुट छिपाते हैं। हाँ। हाँ। तो उसने क्या किया, उस लड़के ने वो जैकेट पूरा दादा कोंडके के टेबल पे खाली कर दिया ओके। और उसमें सोने के बहुत सारे बिस्किट थे। हाँ। तो वो लड़का दादा कोंडके से कहने लगा कि इस सोने की कीमत आज के टाइम में 15 लाख रुपया है, हाँ। लेकिन तुम मुझे इसके सिर्फ 8 लाख रुपए दे देना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ओके। और उस टाइम पे क्या है सर, स्मगलिंग तो जोरों पे था। हाँ हाँ। तो दादा कोंडके को एहसास हो गया कि ये पंगा हो सकता है अगर मैं इस मामले में जाऊंगा तो आगे हाँ। चल के। ओके। तो दादा कोंडके ने उसको बहुत देर तक मना किया, उसकी बात को डिनाई किया, लेकिन वो 1 घंटे तक वहां लड़का बैठा रहा। ओके। और फाइनली 1 घंटे के बाद उसने ये कहा कि चलो आप एक काम करो, इस सोने के आप मुझे कम से कम 1 लाख रुपए तो दे दो। हाँ। जब दादा कोंडके ने उस बात के लिए भी मना किया तो वहां से लड़का चला गया। ओके, बिस्कुट ले गया आपने? जी, बिस्कुट ओके। लेके वहां से निकल गया। तो इसके ओके। 1 डेढ़ दिन बाद क्या हुआ, हाजी मस्तान दादा कोंडके के ऑफिस में आ गया ओके। और उसने दादा कोंडके से पूछताछ की, क्या तुम्हारे पास कोई आदमी सोना लेके आया था या सोना बेचने के लिए तुमको किसी ने ऑफर किया था? हाँ। तो दादा कोंडके ने ईमानदारी से ये बात कबूल कर दी कि एक लड़का मेरे पास सोना लेके आया था, लेकिन मैंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, हाँ। और वो लड़का सोना लेके यहाँ से चला गया। ओके।
उसके थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वही लड़का, उसके ऊपर बॉम्बे में ही फायरिंग हो गई और वो मरा हुआ पाया गया। ओके, वो इसके हाजी मस्तान के लोगों ने मार दिया होगा। शायद वो हाजी मस्तान के लोगों ने मार दिया होगा, या हाजी मस्तान के पास ही काम करता होगा। हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है, कैरियर होगा सोने के बिस्किट का। हाँ हाँ। इस तरह की बात हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि कोई दादा कुंडके की फिल्म हिट हुई थी, उस लड़के को लगा होगा इसके पास काफी पैसा होगा, सूरज जुबली फिल्म बनी है, दादा कुंडके प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, तो जी जी पैसा है तो मुझे मिल जाएगा। उसको एक नजदीकी ग्राहक मिल गया। जी। और हाजी मस्तान का ऑफिस भी नजदीकी था ना, इसलिए उसको हाँ दादा कॉन्केटो को ढूंढने में आसानी हुई होगी। हाँ, और ये भी उसको पता होगा कि ये एक दूसरे को मिलते रहते हैं, तो शायद उसलिए कोई उसको लगा होगा कहीं आगे पीछे गया भी होगा शायद, तो कहीं हाजी जी मस्तान जी के साथ उसके ऑफिस में। जी जी। और इसके बाद क्या है ना सर, दादा कोंडके तो मतलब शिवसेना ने उनकी मदद की थी, तो आगे चल के पॉलिटिकली भी शिवसेना से कनेक्ट हो गए। हाँ फिर शिवसेना की पुणे, कोल्हापुर, जहां जहां प्रचार रैली वगैरह होती थी ना, वहां पे दादा कोंडके स्पीच देते थे। हाँ बाद में तो वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के सीएम बने और 87 में राजस्थान के गवर्नर भी बने। हाँ जी, तो ये सब रिलेशन है सर, अंडरवर्ल्ड का, फिल्म इंडस्ट्री का, पॉलिटिक्स का। बिल्कुल। जी नहीं, वैसे भी जो बड़े लोग होते हैं ना, वो सबसे बना के रखते हैं, लेकिन उनके धंधों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। नहीं नहीं, उनका कांटेक्ट हर जगह पे रहता है। हाँ, तो कहीं भी काम आ जाता है तो पॉलिटिशियन से बना के रखते हैं, बड़े लोगों से बना के रखते हैं, तो एक दूसरे का म्यूचुअल बेनिफिट होता है उसमें। जी 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 तो दोस्तों, सुना आपने कैसे कैसे किस्से अंडरवर्ल्ड के और बड़े लोगों के निकल के सामने आते हैं। ये ऐसा फील्ड है, ऐसा कुआं है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता। और आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ जो निकल के आएंगी, जैसे आपने सुना, हमने संदेश से बात की, निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दादा टेरर कौन था, रमा टेरर कौन था, कुछ और लोग जिनका जिक्र दादा कोंडके साहब ने अपनी किताब में किया होगा, उनके बारे में भी जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। इस रमा, ये रमा नायक भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, निकालने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। हम जिसके पीछे लगते हैं तो खबर निकाल ही लेते। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।